अभी हम कुछ ऐसी चीजें जानना चाहेंगे जिसका जवाब आपको सिर्फ एक शब्द में देना होगा। ठीक है कि अगर ऐसी कोई प्रेशर सिचुएशन आती है तो उसमें आप अपने आप को मेंटली किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं बड़ी पारी खेलने के लिए। बात की जाए तो बहुत सारे युवा जो है वो स्ट्रगल करते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, खेलने के लिए, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सौराष्ट्र के लिए खेलना आपके लिए कितना बड़ा मायने रखता है? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं देवधर ट्रॉफी खेला हूँ। वेस्ट जोन मैंने रिप्रेजेंट किया है 2 बार और दुलीप ट्रॉफी की टीम में सिलेक्ट हुआ हूँ। उसको छोड़ के मैं सौराष्ट्र को ही मैंने ज़्यादा रिप्रेजेंट किया है। तो मेरे लिए सौराष्ट्र को रिप्रेजेंट करना बहुत मायने रखता है। आपने बोला कि मैं बाहर मैच खेल रहा हूँ और किसी की हेल्थ ठीक नहीं है। सौराष्ट्र के एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने क्लासिक तकनीक और धैर्य वाली बल्लेबाजी से सौराष्ट्र को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है और उनको जो है वो क्राइसिस मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब जब सौराष्ट्र की टीम मुसीबत में आई थी तब तब इन्होंने जो है वो एक बेहतरीन पारी खेलकर सौराष्ट्र की टीम को बाहर निकाला है। ऐसे ही बेहतरीन बल्लेबाज अर्पित ओसावड़ा आज हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित सर हमारे इस पॉडकास्ट को टाइम देने के लिए। थैंक यू जय भाई। आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर कि अच्छी अच्छी बातें होंगी और बहुत मज़ा आएगा। जी, तो क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? फ़िलहाल तो अभी जैसे आप क्रिकेट में पता है कि अभी ऑफ सीज़न है, थोड़ा मॉनसून आने वाला है, तो ऑब्वियसली अभी ऑफ सीज़न है तो थोड़ा फिटनेस पे वर्क चल रहा है। और जैसे मैं जॉब करता हूँ एजी ऑफिस में, तो जॉब और क्रिकेट एंड फैमिली, दैट्स इट। बहुत बढ़िया। तो बात की जाए तो सबसे पहले आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए, आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए। मेरे पापा रेलवे में जॉब करते थे और मैं एक ही सन हूँ उनका। तो मेरे फैमिली में ज़्यादा कोई क्रिकेट खेला नहीं है। तो अभी तो हम लोग 4 जनरेशन साथ में रह रहे हैं अभी करंटली। क्या बात। तो इंक्लूडिंग फ्रॉम माय ग्रैंडफादर टू माय किड्स। तो अभी बचपन तो मेरा ऐसा था कि नॉर्मल स्टडीज़ जो हम लोग करते हैं वही स्टडीज़ में करता था। और क्रिकेट का शौक़ था, पहले से ही क्रिकेट का शौक़ था। तो पर आइडियाज़ नहीं था कि कैसे हम लोग जा सकते हैं। तो फिर पापा ने धीरे धीरे वो करके फिर मैं क्रिकेट में आया। पर बचपन मेरा नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है वैसा ही था। अच्छा, तो पहली बार आपका प्रोफेशनल क्रिकेट जो लेदर बॉल क्रिकेट होता है उसमें आपका जो है वो शुरुआत किस तरीके से, कहाँ से हुई थी? चेतेश्वर के पापा जो हैं अरविंद पुजारा, वो भी रेलवेज़ में थे। तो उनका एकेडमी था वहाँ पे रेलवेज़ में, वो कोचिंग कराते थे। तो मैं 9-10 साल का जब वेकेशन, जब समर कैंप होता है तो वहाँ पे जाता था, सिर्फ शौक़ के लिए, मतलब ऐसा कोई सीरियस नहीं था। लेकिन फिर वेकेशन के बाद वापस नॉर्मल रूटीन में। आफ्टर दैट मेरा एक दोस्त है, उसके पापा के दोस्त थे बिपिन अंकल, मतलब चेतेश्वर के जो अंकल है बिपिन पुजारा, वो। तो उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस में, तो तू आएगा करके। तो मैं फिर उनके साथ गया और उन्होंने पापा को बोला कि अगर आप इसको कंटिन्यू करवाते हो तो आई थिंक इसमें हम मेहनत कर सकते हैं आगे। तो वहाँ से आई थिंक दैट वाज, आई थिंक मैं 12 साल के आसपास था। तो वहाँ से फिर क्रिकेट खेलना स्टार्ट हुआ, सीखना स्टार्ट हुआ। तो क्या आपको शुरू से ही विश्वास था कि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बनेंगे, या फिर एक किस एज पे आपको जाके लगा कि नहीं अब क्रिकेट ही जो है वो मेरा करियर है? पहले से तो बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था पता कि मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूँगा। बस खेल रहा था, सीख रहा था। और मुझे याद है अंडर 15 खेला 1 साल, फिर अंडर 17 खेला, फिर दूसरी साल जब मैं अंडर 17 खेला तो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ सौराष्ट्र की टीम से, और मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सिलेक्ट हुआ, एनसीए में, जो बेंगलोर में होता है, जो भी सीओई है। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल सकता हूँ और इसमें ही करियर बना सकता हूँ। तब तक तो इट वाजंट लाइक दैट। अच्छा, तो सौराष्ट्र की टीम तक का जो सफ़र था, जो सीनियर टीम तक का सफ़र, वो कितना संघर्ष भरा रहा? और कभी ऐसा अपने आप से विश्वास हटा था कि नहीं ये नहीं हो सकता, या फिर ऐसा कभी लगा कि नहीं ये मैं कर लूँगा, ऐसा कोई मोमेंट? इतना मैं अगर बोलूँ तो इतना मैंने संघर्ष नहीं किया, ऐसा मैं बोलूँगा। मतलब मेहनत तो कर ही रहा था, मतलब सब करते हैं। पर ऐसा नहीं था कि मुझे रणजी ट्रॉफी सीनियर टीम में
आने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा। मेरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप ठीक गई है। मतलब मैं अंडर 15 खेला, अंडर 17 खेला, अंडर 19 खेला, उसमें 17 में भी एनसीए के कैंप में किया मैंने, अंडर 19 में इंडिया के प्रोबेबल्स में था, 25 में तो वो भी एनसीए का कैंप किया, 22 भी खेला सौराष्ट्र से, और रणजी ट्रॉफी में भी जैसे मेरा अंडर 19 ख़त्म हुआ मैं टीम में सिलेक्ट हो गया। हाँ, जहाँ पे मुझे स्ट्रगल करना पड़ा वो था रणजी ट्रॉफी में मुझे 11 में खेलने का जो मौका था वो 4 साल बाद मिला। मतलब वो एक बोल सकते हैं आप कि थोड़ा संघर्ष जो आप बोल रहे हैं वो था, पर वो भी इतना मैं बोलूँगा कि उतना वो नहीं था, क्योंकि मैं रणजी ट्रॉफी की टीम में था, सिर्फ 11 में खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, तो बस वही था। बात की जाए तो रणजी ट्रॉफी में आपकी पहली वो बड़ी पारी कहाँ पर आई और पहला वो बड़ा मोमेंट जो आपको आज तक याद हो? वेल, रणजी ट्रॉफी में जैसे मैंने बोला आपको कि मुझे 4 साल बाद खेलने को मिला 11 में, तो उसके बाद मेरी 2-3 इनिंग्स वहाँ पे भी फेल हुई। तो वहाँ पे भी मुझे लगा कि अगर मेरी 1-2 इनिंग्स और फेल जाएगी तो ये मेरा जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। पर तभी बंगाल के सामने सेकंड इनिंग्स में मेरे 50 बने, और उसके बाद मुंबई के सामने राजकोट में मैच था, वहाँ पे मेरे 100 रन बने। तो मेरी फर्स्ट सेंचुरी मुंबई के साथ है, सामने है। तो वो वहाँ पे मुझे लगा कि अभी मैं थोड़ा सेटल हो गया हूँ, तो मेरी सबसे पहली पारी वही थी, और वहीं से फिर स्टार्ट हुआ। बात की जाए तो बहुत सारे युवा जो है वो स्ट्रगल करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, खेलने के लिए, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सौराष्ट्र के लिए खेलना आपके लिए कितना बड़ा मायने रखता है? वेल, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं देवधर ट्रॉफी खेला हूँ, वेस्ट जोन मैंने रिप्रेजेंट किया है 2 बार, और दुलीप ट्रॉफी की टीम में सिलेक्ट हुआ। उसको छोड़ के मैं सौराष्ट्र को ही मैंने ज़्यादा रिप्रेजेंट किया है। तो मेरे लिए सौराष्ट्र को रिप्रेजेंट करना बहुत मायने रखता है। मैं बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, ऐसा तो नहीं कहता, पर मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं आई मीन टू बी इन द सौराष्ट्र टीम। मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं सौराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो मेरे लिए एक प्राउड की बात है। जी, बात की जाए तो इतने सालों से जो है वो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन बनने के बाद एक भी रणजी ट्रॉफी हमने नहीं जीती थी, और जो रणजी ट्रॉफी हमने 2019-20 के सीज़न में जीती उसकी टीम के आप सदस्य थे। तो वो रणजी ट्रॉफी जीतने का जो क्या कहते हैं, एक तरीके से जो उत्साह था, या फिर किस तरीके का आपका वो सेलिब्रेशन रहा था और कैसी फीलिंग आपकी रही थी रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद? वेल, रणजी ट्रॉफी ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि सौराष्ट्र कभी नहीं जीती थी पहले, तो वो खुशी तो अलग ही होती है। और दूसरी एक बात ये थी कि मेरी जब करियर स्टार्ट हुई तब हम लोग 2012-13 में फर्स्ट टाइम फाइनल्स खेले थे रणजी ट्रॉफी का, उसमें हार गए थे, रनर अप हुए थे। फिर 15-16 में खेले, उसमें भी रनर अप हुए। 19-20 में जो साल हम जीते उससे पहले 18-19 में भी हम लोग फाइनल्स खेले थे। तो हम लोग कर रहे थे, फाइनल्स तक आ रहे थे, पर जीत नहीं, वो ट्रॉफी उठा नहीं पा रहे थे बस। तो आई थिंक वो जब हुआ 2019-20 में, तो उसकी खुशी आप जैसे बोल रहे हैं ना कि वो अलग ही खुशी थी, और वो टाइम अभी भी मतलब याद है, मतलब वो कभी भूला नहीं जा सकता। बात की जाए तो आपके करियर की सबसे यादगार पारी जो आप मतलब कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ऐसी कोई पारी या फिर ऐसा कोई मैच जो आपको मतलब रात को भी कभी भी याद आ जाए आंख बंद करे? वेल, जो साल हम लोग पहली बार जीते उस साल सेमीफाइनल्स में 15-5 थी हम लोग सेकंड इनिंग्स में, और वहाँ से जाके मेरे 100 रन बने। तो वो एक इनिंग्स बहुत ही मेमोरेबल थी मेरे लिए, और वो सेमीफाइनल था। जैसे वैसे ही हम जब दूसरी बार चैंपियन हुए तब हम लोग कर्नाटका के साथ खेल रहे थे, और वो भी सेमीफाइनल में मेरे 200 रन हुए थे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल मैचेस और वो इनिंग्स तो मेरी अच्छी, मतलब वो यादगार ही है, पर ये सेमीफाइनल वाली इनिंग्स मुझे मेरी स्पेशल इनिंग्स में से मुझे लगता है कि वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा। क्योंकि अंडर प्रेशर एक ऐसी सिचुएशन से 100%, टीम को लेकर 100% गए वो थे। प्रेशर और भी था 15-5 पे, और जब कर्नाटका में 200 हुए तब भी हम लोग 400-450 रन का टारगेट चेस कर रहे थे। तो और वो टाइम पे जो हमारे यूजुअल जो हमारे कप्तान है जयदेव उनड़कट, वो था नहीं, तो आई वॉज लीडिंग द साइड, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो आई थिंक वो ये दोनों मेरी मेमोरेबल पारी। और ज़्यादा क्योंकि वो जैसे आपने बोला कि बैक ऑफ द माइंड 2-3 बार वो ट्रॉफी तक हाथ गया था और पीछे हाँ, हट गए थे, correct, तो उस समय में ऐसी पारी आना बट Correct. ऑब्वियस है कि यादगार बन रहता है। सही बात है।
जी, बात की जाए तो जिस तरीके से आपने बोला कि ये एक दबाव की परिस्थिति थी, अंडर प्रेशर थे आप, तो आप ऐसी प्रेशर सिचुएशन को किस तरीके से मैनेज करते हैं, और ऐसे सिचुएशन में युवाओं को भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई प्रेशर सिचुएशन आती है तो उसमें आप अपने आप को मेंटली किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं बड़ी पारी खेलने के लिए? देखिए, प्रेशर तो इस गेम में है। पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है, अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेलना है, तो चैलेंजेस आएंगे, प्रेशर आएगा ही आएगा। तो उसको उसमें से बाहर आने के लिए मुझे सबसे इजी वे लगता है कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद की स्किल्स पे भरोसा होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें फोकस करना है अपने अगले स्टेप पे। मतलब अगर मैं भी वो इनिंग्स याद करूँगा तो मैं ऐसा नहीं सोचता, मतलब ऐसा नहीं मैंने सोचा होगा कि जब मैं गया अंदर तब मैं 100 रन बनाऊंगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा, या तो मैं अपनी टीम को जीता दूँ, ऐसा ऐसा सोचने से अपने आप पे प्रेशर ज़्यादा आता है। पर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं एक सेशन निकाल सकता हूँ, मैं एक अच्छी पार्टनरशिप कर सकता हूँ। मुझे याद है जब मैं 15 पे 5 थी तब मेरी बैटिंग आई, तब हैट्रिक बॉल था। तो मेरा अच्छा। सबसे पहला एम था कि मुझे ये हैट्रिक बॉल नेगोशिएट करना है। फिर वहाँ से चेतन साकरिया, जो कि ऑलराउंडर, लेकिन Yes. वो ज़्यादातर बॉलर हैं, वो बैटिंग कर रहे थे, तो उसके साथ छोटी पार्टनरशिप करना वो एम था। फिर वो दिन निकालना वो मेरा एम था। तो छोटे छोटे टारगेट, मतलब जो सबसे नज़दीक टारगेट है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, तो फिर वो ऐसे वैसे वो इनिंग्स, वो पार्टनरशिप बिल्ड होती गई, और फाइनली मैं 100 रन तक पहुंच गया। तो मुझे लगता है कि जब भी प्रेशर आता है तब ज़्यादा लंबा ना सोच के जो अपना नेक्स्ट गोल है, जो नेक्स्ट अपना जो एम है, उसके ऊपर फोकस किया जाए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि सक्सेस के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा है। जी, बहुत बढ़िया। डोमेस्टिक क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट जो है, और आईपीएल, इन दोनों के बीच में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? वेल, डोमेस्टिक क्रिकेट में मुझे लगता है कि चैलेंजेस है ये कि हर टीम की स्ट्रेंथ अलग होती है, बहुत सारी वैरायटीज़ है टीम में, तो हर टीम अलग अलग टाइप का क्रिकेट खेलती है। तो उन मतलब मुझे लगता है कि डोमेस्टिक में वैरायटी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। मतलब विकेट्स भी चैलेंजिंग होते हैं जी। अगर आप कंपेयर करेंगे आईपीएल से, तो मुझे लगता है कि वैरायटी बहुत है, हर टाइप के विकेट में खेलना मिलता है आपको, और टीम्स भी, हर टीम की स्ट्रेंथ अलग होती है, तो वहाँ पे आपको अगर कॉप अप करना होता है, मतलब हर हर जगह पे एडजस्ट होके, हर टीम के साथ एडजस्ट होके परफॉर्म करना पड़ता है। और आईपीएल में मुझे लगता है, हालांकि मैं खेला नहीं हूँ आईपीएल, पर मुझे जो लगता है कि आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रेशर। वहाँ पे मतलब बड़ी फ्रेंचाइजीज होती है, तो सबका ध्यान आपके ऊपर रहता है, और मीडिया, मतलब सब लोग देख रहे होते हैं, पूरी दुनिया देख रही होती है, तो वो प्रेशर अलग होता है डोमेस्टिक से। और आई थिंक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी होता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, तो वो एक अलग लेवल का क्रिकेट हो जाता है डोमेस्टिक से। जी, अगर बात की जाए तो आप करीब करीब 15 साल से रणजी ट्रॉफी के सर्किट में टीम के साथ है, तो ऐसा कोई एक फनी प्लेयर जो ड्रेसिंग रूम में एक मजाकिया स्वभाव रखता हो और टीम का मूड जो है वो लाइट रखता हो, ऐसा कोई प्लेयर? वेल, मैं जितना खेला हूँ, मुझे ऐसा कोई एक प्लेयर तो नहीं है कि जो हमेशा ऐसा ये जॉब करता है कि भाई ड्रेसिंग रूम का माहौल लाइट रखता है। पर हर कोई प्लेयर, मतलब हमारी टीम बहुत साल से, मतलब मैं वही ग्रुप के आसपास रही है, तो हर कोई प्लेयर ऐसा है कि हर टाइम पे वो रिलैक्स हो जाता है। कभी जिसको, मतलब कोई अगर बॉलर थोड़ा सीरियस है तो बैट्समैन लोग थोड़ा मजाक कर लेते हैं। तो कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है, पर पूरा जो टीम का माहौल है, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है, वो ही एकदम अच्छा होता है। मतलब ड्रेसिंग रूम में जब भी हम लोग आते हैं तो मतलब बाहर का प्रेशर उधर ही छोड़ के आते हैं, तो वही अच्छी चीज़ है सबसे। और जैसे आपने बोला कि ये पूरी टीम अगर लाइट रहती है तभी टीम का परफॉर्मेंस आता है, और वही टीम का परफॉर्मेंस हम पिछले 10 साल से सौराष्ट्र की टीम के लिए देख रहे हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात। बात की जाए तो इतने बड़े करियर में किस एक कोच या सीनियर प्लेयर का आपके करियर में सबसे बड़ा योगदान रहा है? वेल, ऑब्वियसली पहले तो ये बता दूं कि कोचेज़ और सीनियर प्लेयर्स, मतलब से बहुत सीखा हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ तक पहुँचने में किसी एक कोच का योगदान है। जैसे मैंने पहले बताया कि अरविंद पुजारा, विपिन पुजारा, जिससे मैं क्रिकेट सीखा हूँ, तो वो तो है ही। उसके साथ साथ मैं सिर्फ नाम लूँगा, मतलब महेंद्र राजदेव हैं, हितेश गोस्वामी है, सितांशु कोटक हैं जो अभी इंडिया के कोच है, वो उसके साथ में खेला भी हूँ, और उस वो कोच से तब उसके नीचे भी खेला हूँ।
तो वो है। और आई थिंक बहुत सारे और कोचेज़ हैं जिसका मैं मतलब जिसने मुझे अंडर 15 से मेरी टीम में मैं उसके साथ रहा हूँ, और रणजी ट्रॉफी में भी वो मतलब बहुत सारे ऐसे कोचेज़ हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आई थिंक अरविंद पुजारा सर के साथ, तो उसका मेरी करियर में सबसे बड़ा योगदान है। और सीनियर प्लेयर्स में चेतेश्वर के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, उसके साथ ही हम लोगों ने साथ में प्रैक्टिस की है। तो उसका मेरी लाइफ पे, मेरी क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो उससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, उससे बात करता हूँ जब भी कुछ प्रॉब्लम रहा तो पुजारा है। और जहीदेव उनड़कट जो अभी रिसेंटली हमारे कप्तान है, तो उनसे भी बहुत सारी बातें शेयर करता हूँ। तो आई थिंक अरविंद सर, चेतेश्वर एंड उनड़कट, ये हैं जो 3 चीज़ का सबसे बड़ा आई थिंक मेरा योगदान है। जी, अगर बात की जाए तो आजकल के युवा क्रिकेटर्स के साथ भी आप खेल रहे हैं, जैसे आपके एज और आजकल जो है वो अंडर 19 वाले प्लेयर्स भी आपके साथ सेम टीम में खेलते रहते हैं। तो उनको देखकर आपको क्या लगता है कि क्या वो कोई एक ऐसी गलती कर रहे हैं या कोई एक ऐसी चीज जो आज के युवा सुधार सकते हैं अपने क्रिकेट, अपने करियर में? वेल मुझे इतना लगता है कि अगर मैं कंपेयर करूं मेरी जब मैं 15-20 साल का या 19 साल का जैसे आपने बताया, तब इतना नॉलेज गैदरिंग इजी नहीं था। वो बिल्कुल। टाइम पे नॉलेज गैदरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी है वो भी उतना वो टाइम पे नहीं था। तो ये सब चीज़ें अभी अच्छी हैं, मतलब बच्चों के पास नॉलेज है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं पहले से, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। तो ये सब चीज़ें आई थिंक आज की यंग जनरेशन के पास बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ अगर कम है, तो मुझे लगता है कि आज की जो फास्ट पेस क्रिकेट है, फास्ट पेस लाइफ है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि मेंटली पेशेंस कहीं ना कहीं लोगों का कम होता है, कि सबको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, सबको Yes. जल्दी अचीवमेंट चाहिए, सबको जल्दी बड़ा बनना है। क्रिकेट में नहीं, हर जगह ऐसा हो गया है, पर आई थिंक क्रिकेट में भी ऐसा ही हो गया। Yes. तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक ही ये चीज़ है कि आपको मेंटली पेशेंस रखना पड़ेगा। आप फिजिकली मतलब स्किल वाइज आप हार्ड वर्क करते रहें कंसिस्टेंटली, वो ज़रूरी है। उसके साथ आप मेंटली पेशेंस भी रखिए कि होगा, 1 साल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल होगा, दूसरे साल होगा। आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो आई थिंक ये चीज़ मुझे लगता है कि आज की यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, बात की जाए पैशंस की, तो क्या आपको लगता है कि स्पिरिचुअल टच, मेडिटेशन, ऐसी कोई चीज़ें आप फॉलो करते हैं या आपको लगता है कि ये लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करती है ऐसी चीज़ों के लिए, जब बड़ी इनिंग खेलनी हो, जब सब्र रखना हो, जैसे आपने बोला 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, वो 3 साल कहना ईज़ी होता है लेकिन डेज़ में 1000 डेज़ रहते हैं। तो उसके लिए क्या ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं? वेल ऑब्वियसली अगर आप मेडिटेशन मतलब स्पिरिचुअल है अगर, या तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प, आपको वो हेल्प ही करेगा। पर्टिकुलरली मैं मेरी बात करूँ तो मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करता, पर हाँ मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं पूजा वगैरह नॉर्मल करता हूँ, और उससे फ़र्क तो है, फ़र्क तो पड़ता है। मतलब एक बिलीफ पैदा होती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम सही ट्रैक पे हैं। और अगर वो बिलीफ अपने साथ रहती है, तो मैंने जैसे बोला कि वो पेशेंस खुद ब खुद आ जाती है, कि अगर हम सही रास्ते पे हैं, तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लेकिन तीसरे साल अब सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो आई थिंक वो बिलीफ अपने आप अंदर आ जाती है, और वही अपने को ड्राइव करती है, वही खुद को ड्राइव करने के लिए ज़रूरी होता है। तो आई थिंक उससे फ़र्क बहुत पड़ता है। बात की जाए तो ये सारी चीज़ें हो गई मैदान की, जहाँ पर आप प्रोफेशनली खेलते हैं, अपने जुनून के साथ खेलते हैं, लेकिन मैदान के बाहर अर्पित ओसावड़ा कैसे है? हाँ, ये आई थिंक मैदान के बाहर मैं जज नहीं करता, लेकिन खुद को भी जज नहीं करता, पर मुझे लगता है कि मैदान के बाहर मैं सिंपल हूँ। मुझे मतलब पार्टीज़ वगैरह ज़्यादा शौक नहीं है। बाहर जाने का, घूमने का, नई जगह देखने का, खाना खाने का बहुत शौक है, म्यूज़िक का बहुत शौक है, और अभी फ़िलहाल करंटली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है। तो अभी तो मैं फ्री टाइम में बच्चों के और फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करता हूँ। अच्छा, खाने की बात चल रही है तो राजकोट तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है खाने की चीज़ के लिए। तो कोई एक ऐसी फेवरेट डिश जो अर्पित ओसावड़ा की फेवरेट हो? सुशी मुझे बहुत पसंद है। और अच्छा। अपने गुजराती डिश की बात की जाए तो ऑब्वियसली रोटला जो बोलते हैं यस। बाजरे का, वो बहुत पसंद जी। अगर इसके अलावा बात की जाए तो क्रिकेट के अलावा आपके क्या क्या शौक है, और अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो किस फील्ड में आप होते? है। जैसे मैंने बोला, मुझे मूवीज़
देखने का बहुत शौक़ है, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, नई जगह पे जाना, नई नई मतलब खाना, अच्छा खाना मुझे पसंद है, लेकिन ये सब मेरी हॉबीज़ है। और मुझे लगता है कि अगर मैं क्रिकेट में नहीं होता तो म्यूज़िक फील्ड में कुछ ना कुछ सीख रहा होता, क्योंकि अच्छा। मुझे म्यूज़िक बहुत ही पसंद है, मतलब सिंगिंग हो चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट हो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो सीख रहा होता मैं, क्रिकेटर नहीं होता तो। बात की जाए तो अभी आपके करियर में ऑलमोस्ट आपने सारी चीज़ें रणजी ट्रॉफी तक जीत लिया है। आने वाले सालों में आपका लक्ष्य क्या है? वेल आपने जैसे बोला कि रणजी ट्रॉफी हम लोगों ने जीता हुआ है और विजय हज़ारे भी हम लोग एक बार जी। जीते हैं, लेकिन अभी भी 2 टूर्नामेंट बाकी है। एक सैयद मुश्ताक अली बाकी है और एक जो होता है रणजी ट्रॉफी, जब हम जीतते हैं फिर ईरानी ट्रॉफी खेलना होता है, तो यस। वो भी बाकी है। तो आई थिंक मेरा पर्सनल एम यही है कि मैं हालांकि वाइट बॉल का अभी फ़िलहाल करंटली पार्ट नहीं हूँ टीम का, पर फिर भी आई विश कि सौराष्ट्र टीम ये सभी जो भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो जीते। और आई थिंक रणजी ट्रॉफी हम लोग वापस एक बार जीते और फिर ईरानी ट्रॉफी खेल के ईरानी ट्रॉफी जीते, और जो सैयद मुश्ताक अली बाकी है वो भी सौराष्ट्र की टीम जीते, यही मेरा एम है बस। बहुत बढ़िया। दर्शकों को बता दें जिनको ईरानी कप नहीं पता उनके लिए कि जो भी टीम रणजी ट्रॉफी जीतती है उनके सामने जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया की एक बेहतरीन टीम बनती है, और रेस्ट ऑफ इंडिया और रणजी ट्रॉफी की विनर टीम आमने सामने टकराती है, और वो मैच जो जीतता है वो ईरानी कप का विनर होता है। तो वो एम जैसे बताया अर्पित सर ने कि ईरानी कप जीतने का अब उनका नेक्स्ट एम है। इसके अलावा बात की जाए तो आपके जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी फैंस हैं, और सौराष्ट्र क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा जो भी मेरे फैंस हैं और क्रिकेट के फैंस हैं, क्योंकि उन लोगों की वजह से, उन लोगों के विशेज़ और उसकी वजह से ही हम लोग आज क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो हम सौराष्ट्र की टीम पिछले 8-10 साल से जो अच्छा कर रही है वो उसमें उन लोगों का बहुत योगदान है। तो मेनली तो मैं उन लोगों को थैंक यू ही कहूँगा, और आई थिंक सौराष्ट्र आगे भी जो अभी करती आई है उससे भी ज़्यादा बेटर करेगी, और उसके लिए उन लोगों का वैसा ही सपोर्ट चाहिए, वैसा ही कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो आई थिंक वही मैं कहना चाहूँगा कि थैंक यू, और आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए सौराष्ट्र। जी। तो अभी हम कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहेंगे जिसका जवाब आपको सिर्फ एक शब्द में देना होगा, ठीक है? मैं आपको फटाफट पूछता हूँ। पहला है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मेरी टीम, फैमिली, आई थिंक फैमिली माय सेकंड फैमिली वुड बी द राइट आंसर। रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, मेरे लिए तो वर्ल्ड कप, क्योंकि आई थिंक अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं, गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, अपॉर्चुनिटी। दबाव। प्रेशर, आई थिंक चैलेंज, इट्स अ चैलेंज एंड अगेन इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप उसमें कैसा करेंगे, तो मेरे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है और चैलेंज है। सफलता। सक्सेस, आई थिंक वो बहुत ही ब्रॉड, उसका एक शब्द में मेरे पास जवाब नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सेटिस्फेक्शन, आई रिलेट इट टू सेटिस्फेक्शन। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप सक्सेस। भारतीय टीम। ड्रीम, ऑब्वियसली सबसे इजी आंसर, नहीं खेला हो तो ड्रीम, यस। तो हमारे जो एक व्यूअर्स हैं उनका ये क्वेश्चन आया था अर्पित जी कि आजकल जो है वो सब लोग बोल रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्रोफेशनल क्रिकेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस चीज़ को ओवरकम करके क्या ऐसे 3 बेसिक स्टेप्स है जिसके ऊपर हम फोकस करके ये जो कंपटीशन है उसको कट डाउन करके आगे निकल सके? देखिए, कंपटीशन तो है, पहले तो जो फैक्ट है वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कंपटीशन है। इंडिया में हर बच्चा क्रिकेट खेलने आता है, हर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है। तो अगर हम देखेंगे तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर बच्चा क्रिकेटर बन पाएगा। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम, बहुत ही बेसिक चीज़ है पर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम पहले तो ऑनेस्ट रहें खुद के बारे में कि क्या मेरे में टैलेंट है। आप अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी कोच से पूछिए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होके पूछिए कि भाई इसमें टैलेंट है क्या, मैं खेल सकता हूँ क्या। अगर वहाँ से पॉजिटिव आंसर आता है तो फिर आप आगे देख सकते हैं कि चलो मैं, मतलब ऑनेस्टी जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि
कंपटीशन के टाइम में ये जानना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या स्किल्स है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है। मतलब मैंने देखा है कि हम लोग बहुत बार दूसरों की तरह खेलना चाहते हैं कि टीवी में किसी को देख लिया, किसी की, जैसे अभी आजकल जैसे बुमराह बॉलिंग डाल रहा है तो सब बॉलर्स सोचते हैं कि मैं बुमराह की तरह बॉल डालूंगा। अगर कोई बैट्समैन है तो वो सोचेगा कि मैं सूर्यवंशी बनूंगा। यस तो वो ठीक है, वो इंस्पायर हो सकते हैं हम उनसे, यस, लेकिन पर हम कॉपी, उनकी तरह बन नहीं सकते। यस कॉपी नहीं, हमें बनना पड़ेगा जो हमें आता है, और Yes. हर एक का स्ट्रेंथ अलग होता है। तो सबसे ज़रूरी है कि अपनी स्ट्रेंथ को जानना। अपनी स्ट्रेंथ पे अगर हम काम करेंगे तो आई थिंक वो जितना जानेंगे तो हमें बेटर चांसेस है कि हम अपने बेस्ट पोटेंशियल पे खेल पाए। और तीसरी चीज़, जो कंपटीशन की बात हो रही है, लेकिन मुझे ये कहना है कि क्रिकेट जो है वो परफॉर्मेंस का गेम है। अगर आप अपनी टीम को मैच जिता सकते हो तो आपको कोई कंपटीशन नहीं, भी मेरे को लगता है कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप मैच विनर बन सकते हो, अगर आप मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हो, तो आपको कोई कंपटीशन मतलब बीच में नहीं आ रहा है। आप हर हर टीम को, हर कैप्टन को, हर कोच को, हर एसोसिएशन को ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत होती है जो उनके लिए मैच निकाल के दे, जो उनके लिए मैच जिता के दे, चाहे वो बॉलर हो, बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो। अगर आप परफॉर्मर हो, अगर आप वहाँ वो कोशिश कर रहे हो कि आप हर हर मैच को आप अपनी टीम के लिए ऐसा कंट्रीब्यूशन दो कि आपकी टीम मैच जीते, तो आई थिंक कंपटीशन अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो आई थिंक ये 3 चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी एक तो चाहिए अपने को, अपनी स्ट्रेंथ जानना, और वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करके 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 आप हाउ कैन यू बी अ मैच विनर। तो ये जो सफ़र है, अगर ये 3 चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आई थिंक कंपटीशन तो जैसे मैंने बोला कि वो है ही, पर वो अपने को ज़्यादा उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये 3 जो हमारे हाथ में है उस पे ध्यान देने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित वसौड़ा जी का। उन्होंने अपने जो करियर का पूरा निचोड़ है वो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ शेयर किया। अगर बात की जाए अर्पित जी, तो ये जो प्रोफेशनल क्रिकेट है वो इतना आसान नहीं रहता है, बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए। ऑलमोस्ट आप जो है वो जितने भी ये रणजी ट्रॉफी मैचेस अवे खेलने जाते हैं, अभी तक आप विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली का पार्ट थे, तो वहाँ भी आपको बाहर खेलने जाना पड़ता था। ऑलमोस्ट 60-70 डेज जो है वो आप घर से बाहर रहते थे। तो उस समय फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी था, और फैमिली के सपोर्ट से आप मतलब फैमिली को किस तरीके से प्रेज करना चाहेंगे? वेल आप जैसा बोल रहे हैं कि अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं, मेरे से आप युवा जनरेशन को बहुत सारा कुछ मैसेज देना चाहते हैं ये सब। जी। पर मैं ये मानता हूँ कि एक्चुअल जो हीरोज़ हैं, जिसके कंट्रीब्यूशन से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, या कोई भी अच्छा, कोई भी सक्सेसफुल इंसान पहुँचता है, वो फैमिली की हेल्प से, फैमिली की वजह से ही पहुँचता है। तो आई थिंक मैं मेरी फैमिली की बात करूँ, जैसे आपने बोला कि हम लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं, आपने जो 60-70 डेज़ बोला वो रणजी ट्रॉफी का, जो मतलब बीसीसीआई का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, यस। वो स्पैन था। उसके अलावा भी हम लोग मैचेस खेलते हैं तो बाहर रहते हैं ज़्यादा, तो मोस्टली साल में 5-6-7 महीने हम लोग बाहर रहते हैं। तो आई थिंक वो टाइम पे ऑब्वियसली फैमिली बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम लोग 4 जनरेशन साथ में रहते हैं। तो आई थिंक मैं जब छोटा था तब मेरे लिए जो सब कुछ किया वो मेरे पापा थे, जिसने मुझे जब छोटा था तब मुझे जो सेंस दी कि मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे सपोर्ट किया। और जब मैं मतलब मेरी शादी हुई 2012 में, तो आई थिंक वहाँ से अगर आप देखोगे तो मेरी वाइफ, अभी मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे ग्रैंडफादर 97 ईयर्स के हैं। तो वहाँ से मेरी सबसे छोटी बच्ची 6 साल की है, 5 साल की। तो वो जो वाइफ का कंट्रीब्यूशन है कि वो आई थिंक, जो बोलते हैं ना कि क्रिकेटर बहुत मेहनत करते हैं, तो आई थिंक उन लोगों की जो मेहनत है, वाइफ की जो मेहनत है, झलपा मेरी वाइफ का नाम है, उसकी जो मेहनत है आई थिंक वो सिमिलर है मेरी मेहनत से। मेरे सेक्रीफाइस से उसका सेक्रीफाइस आई थिंक बड़ा है, पर मेरी मेहनत से उनकी मेहनत इक्वल मैं समझूंगा कि है। तो आई थिंक मैं आज जो भी हूँ और जो भी उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, वो मैं आई थिंक आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। थैंक यू। यस। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अर्पित जी ने जिस तरीके से बोला कि ना ही केवल फैमिली से दूर रहना, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि फैमिली में जो है
वो किसी की हेल्थ अच्छी नहीं हुई होगी और उनको मैच खेलने जाना हुआ होगा, उस समय जो है वो जितना आसान यहाँ पे हमें दिख रहा है उतना आसान उनके लिए वो सफ़र नहीं रहा होगा। क्योंकि आप कुछ भी कर ले, 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर कहीं पे मैच खेल रहे हो और आपके परिवार में किसी की हेल्थ सही नहीं है और उस समय वहाँ पे परफॉर्मेंस करना, टीम के लिए खेलना, इसके लिए अर्पित जी एक ताली तो हमारी ओर से भी बनती है आपको। थैंक यू। और मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर जैसे आपने बोला कि मैं बाहर मैच खेल रहा हूँ और किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, तो आई थिंक वो लोग उतने मतलब फैमिली में इतनी सेंस होती है कि अगर हम ये मैसेज देंगे तो वो यहाँ पे आ तो नहीं सकते, उतनी Yes. दूर आएंगे तो आ तो नहीं सकते प्रैक्टिकली। Yes. तो वो लोग कभी कभी हमको मैसेज नहीं देते ताकि हमारा फोकस ना जाए, ताकि हम खेल सके। तो यही चीज़ें हैं, यही कंट्रीब्यूशन है, यही सेक्रीफाइसेस हैं जो वो लोग करते हैं और हमें आगे करते हैं कि ताकि हम अपना बेस्ट करके अच्छा क्रिकेट खेल पाएँ। तो यही सबसे बड़ी बात होती है फैमिलीज़ की। सो बहुत बहुत शुक्रिया सभी ऑडियंस को। बस यही एक मैसेज अर्पित जी की ओर से कि जो भी युवा क्रिकेटर आगे बढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, वो अर्पित जी को सुनकर कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में लाए और होप करते, आशा करते कि हमारा ये जो पॉडकास्ट है वो युवाओं के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा। थैंक यू सो मच फिर से एक बार अर्पित सर हमारे Thank you. पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, क्रिक ट्री को टाइम देने के लिए। थैंक यू जयभाई अगेन, एंड थैंक यू क्रिक ट्री फॉर इनवाइटिंग मी। और आई थिंक मज़ा आया, एंड जैसा आपने बोला कि काफ़ी लोग इसको सुने और इसमें से अच्छी अच्छी बातें सीखे, बस यही मेरी भी विश है। थैंक यू।